नमस्ते दोस्तों। हिंदी विभाग। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल की विशेषताओं की जानकारी आज हम लेने वाले हैं। तो आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां और विशेषताएं पिछली तासिका के द्वारा हमने समझकर ले ली है। तो आज हम बची हुई जो विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, इसका अध्ययन हम इस तासिका में करने वाले हैं। तो देखो, आदिकाल में युद्धों का मूल कण कामिनी और भूमि राही है। वीरगाथा काल का अध्ययन करने के पश्चात यह बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि इस युग में युद्ध निरंतर हुआ करते थे। युद्ध के मूल में कनक, कामिनी अथवा भूमि में कोई एक मुख्य कारण के रूप में कार्य करता हुआ दिखाई देता है। अधिकतर नारियां ही युद्ध का प्रमुख कारण हुआ करती थी। साथ ही साथ वीरगाथा काव्य में कुछ ऐसे भी नरेश थे जो अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। कभी कभी राजकाज चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती थी। तात्पर्य, युद्ध के मूल में यह तीनों चीज़ों कार्यरत थी। रासो काव्य इसका प्रमाण माना जाता था। हम विशेषता देख रहे हैं, तो अगली विशेषता जो है वह है वीरगाथा काव्य का सृजन मुक्तक एवं प्रबंध दोनों रूपों में हुआ करता है। तो काव्य के दो रूप जो है, मुक्तक और प्रबंध, इसमें आदिकालीन रासो रचनाएं हमें दिखाई देती हैं। मुक्तक काव्य का प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ जो है यानी बिसल देव रासो जिसे हम कहते हैं, तथा प्रबंध काव्य का प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। इन दो काव्य रूपों के अतिरिक्त इस साहित्य में और दूसरा काव्य का रूप हमें नहीं मिलता। इन दो काव्य रूपों की इनमें विविधता हमें इसमें ग्रंथ में दिखाई देते हैं। न तो इस समय दृश्य काव्य लिखा गया और न ही गद्य लिखने का प्रयत्न किया गया। इस समय की कुछ रचनाएं अप्रामाणिक और कुछ नोटिस मात्र यहाँ पर की गई हैं, जिसमें जयचंद्र प्रकाश है, जमयंक जश चंद्रिका है, इस कोटि के ग्रंथ भी इस साहित्य में लिखे गए। रासो ग्रंथों का निर्माण भी आदिकालीन साहित्य के द्वारा में किया गया, जिसमें आदिकालीन साहित्य ग्रंथों के साथ रासो शब्द जो है वह जुड़ा हुआ है, जो कि काव्य शब्द का पर्यायवाची है। रासो शब्द की उत्पत्ति विभिन्न विद्वानों अपने अपने ढंग से वे अलग अलग तरह से करते हैं। आचार्य शुक्ल जी रासो शब्द का संबंध रहस्य से मानते हैं, लेकिन बिसलदेव रासो में इसका अर्थ जो है वह रसायन का परिपाक है, जिसका मूल कथानक से है। मूल रूप में रासो शब्द एक छंद के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिसका उपयोग अपभ्रंश साहित्य में यहाँ पर हुआ है। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग इस काल में हुआ है। वीरगाथाकालीन रासो काव्य में एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता है डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग। उस समय की साहित्यिक राजस्थानी भाषा को आज के विद्वान डिंगल नाम से जानते हैं। यह भाषा वीरत्व के स्वर के लिए बहुत उपयुक्त भाषा है। वीरगाथाओं के रचयिता चारण कवि अपनी कविता राज दरबार में ऊंचे स्वर में गाया कर या पढ़ते थे। टिंगल भाषा में उपयुक्त होती थी। प्रायः इसका प्रयोग युद्ध वर्णन के लिए हुआ करता है। पिंगल भाषा का प्रयोग प्रायः विवाह के और प्रेम प्रसंगों के वर्णन के लिए किया जाता है। इस तरह युद्ध वर्णन के लिए डिंगल और प्रेम और विवाह के लिए पिंगल भाषा का प्रयोग आदिकालीन साहित्य में हुआ करता है। साहित्य में संक्षिप्त अंशों का बाहुल्य है, जिसमें छंदों का विविध मुखी प्रयोग हुआ करता है। आदिकालीन रासो साहित्य में छंद के क्षेत्र में तो मानो एक क्रांति सी हो गई है। छंदों का जितना विविधमुखी प्रयोग इस साहित्य में हुआ है, उतना उसके पूर्ववर्ती साहित्य में हमें नहीं दिखाई देता। दोहा हो, त्रोटक हो, सोरठा, छप्पई, गाथा, सटक, रोला, उल्लाला और कुंडलियाँ आदि छंदों का प्रयोग बड़ी कलात्मकता के साथ किया गया। पृथ्वीराज रासो में छंदों का परिवर्तन और प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में हुआ है, लेकिन कहीं भी मूल कथानक में बाधा उत्पन्न नहीं होती। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी
पृथ्वीराज रासों के संबंध में लिखते हैं। रासों के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के हृदय में प्रसंगानुकूल कंपन जो है वो उत्पन्न होते हैं। अलंकार की बात की जाए तो अलंकारों पर विशेष ध्यान इन वीरगाथाकालीन रचारण कवियों ने नहीं दिया। फिर भी उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अथवा या आदि अलंकारों का स्थान जो है स्थान स्थान पर सुंदर प्रयोग दिखाई देता है। पृथ्वीराज रासों में बहुत सारे अलंकारों का चित्रण न होते हुए भी कुछ छंद अलंकारों का प्रयोग सुंदर रूप में हुआ है जो सजीव और सुंदर है। इसके बाद दोस्तों इन आदिकालीन विशेषताओं में और महत्वपूर्ण विशेषता यह है वह है जनजीवन से संपर्क नहीं। चारण कवि अपने आश्रयदाताओं की स्तुति में लगे हुए थे, अतः उनकी रचनाओं में राजाओं तथा सामंतों का जीवन ही उभर कर सामने आया है। इन कवियों में स्वामीन सुखाय काव्य की रचना की है, सामान्य जन सुखाय की नहीं। अतः इनकी रचनाओं में सामान्य जन जीवन के घातक प्रतिघातों का अभाव है। राजाओं का गुणगान करना ही इन कवियों का उद्देश्य था। परिणामतः साधारण जनता की प्रति इनका दृष्टिकोण अपेक्षाकृत हीन सा रहा है। उस काल में जन समुदाय की स्थिति साधारण थी। इसका वर्णन करने के लिए आदिकालीन कवियों के पास अवकाश नहीं था। चारण कवियों की विस्तार भरी अभिव्यक्ति में मूलतः राजा, सामंत, योद्धा और युद्ध के वर्णन विषय रहे हैं। समाज की प्रायः यहाँ उपेक्षा रही है। इसकी और विशेषता है वह प्रकृति चित्रण। महत्वपूर्ण विशेषता यह कहा जाती है क्यों, तो इस साहित्य में प्रकृति का आलम्बन और उद्दीपन दोनों रूपों का चित्रण इस साहित्य में हुआ है। नगर हो, नदी, पर्वत आदि का वस्तु वर्णन भी सुंदर बन पड़ा है। अधिकतर इन कवियों ने प्रकृति का चित्रण उद्दीपन रूप में ही किया है। प्रकृति का सुंदर स्वतंत्र रूप में चित्रण किए हुए स्थान इन काव्यों में थोड़े से मिलते हैं। प्रकृति चित्रण की जो उदात्त शैली छायावादी काव्य में मिलती है वह इस काल के काव्य में नहीं। कहीं तो इन कवियों ने प्रकृति चित्रण में नाम परिगत शैली को उन्होंने अपनाया है, जहाँ रसोद्रेक के स्थान पर नीरसता इस काल में आ चुकी है। तो इस तरह से यह रासो साहित्य मूलतः सामंती व्यवस्था, प्रकृति का और संस्कार से उपजा हुआ साहित्य है, जिसका शोर पहले से ही यह वीरतापूर्ण रहा है। हमने देखा है कि साहित्य के रचनाकार हिंदू, राजपूत राजाश्रय में रहने वाले चारण या भाट थे। तो ये भाट होने के कारण उनका स्थान जो है वह सम्मान का स्थान था, क्योंकि उनका जुड़ाव जो है वह सीधा राजा से होता था। और यह किसी भी सेना की अगुवाई जब करते थे तो वह बिरुदावली गा कर वह अगुवाई वे करते हैं। ये राजा हो, आश्रयदाता हो, वीर पुरुष हो और सैनिकों की विरोचित युद्ध घटनाओं को केवल बढ़ा चढ़ाकर ही नहीं, उसकी यथार्थपरक स्थितियों और संदर्भों को वे बारीकी के साथ अपने साहित्य में वे चित्रित करते हैं। इस तरह से हमने देखा है कि आदिकालीन प्रवृत्तियाँ किस तरह की रही है और उस काल की विशेषताएं किस तरह की है, इसका अध्ययन हमने किया है। फिलहाल आज हम यही रुकते हैं।